ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने सेशन कोर्ट क्या होता है, सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय क्या होता है, और सिविल कोर्ट क्या होता है, इसके बारे में समझा था। ठीक है, अब जो कुछ बचे हुए उसके टर्मिनोलॉजीज थे, जैसे अलग अलग कोर्ट होते हैं, जैसे हमने फैमिली कोर्ट के बारे में समझा था, है ना। तो वैसे ही पब्लिक कोर्ट क्या होता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। उसके बाद कोर्ट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे लॉयर, एडवोकेट, सॉलिसिटर, इन सब में क्या फर्क होता है, क्या मैजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, बैरिस्टर किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो। तो पहले मैं फैमिली कोर्ट के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, फैमिली कोर्ट। अब फैमिली कोर्ट, इसमें कौन से मामले जाते हैं, तो परिवार से रिलेटेड मुद्दे, रिलेटेड मैटर्स रिलेटेड टू मैटर्स रिलेटेड टू फैमिली, है ना, फैमिली। ये फैमिली कोर्ट, दरअसल फैमिली कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो हाई कोर्ट होता है उसी का एक सब ब्रांच हम समझ सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट में जैसे मैरिज से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो गया उसे हम ले जा सकते हैं। शादी करना है, लव मैरिज करना है, हाई कोर्ट में चले जाओ। डाइवोर्स लेना है, हाई कोर्ट में चले जाओ। तो हाई कोर्ट में ये सारे मामले हमेशा हमेशा न जाए, इसके लिए उसी का एक ब्रांच बना दिया गया है, जिसे हम कहते हैं फैमिली कोर्ट। यानी घर परिवार से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन्हें देखने का काम कौन करेगी, फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट को पहली बार शुरू कब किया गया था, 1984 में। कौन से स्टेट में, गुजरात। ठीक है, गुजरात में 1984 में, गुजरात में। मेनली यहाँ पर कौन से केसेस देखे जाएंगे, तो वही डाइवोर्स, शादी विवाह, लड़ाई झगड़ा, सास बहू ननद का झगड़ा। अब यहाँ समझते हैं, एक केस को समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है, इनका नाम है मिस्टर रॉबिन। ठीक है, रॉबिन। एक डाइवोर्स का मैं केस समझा देता हूँ, क्या क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती है। ठीक है, और इनकी पत्नी है, मान लीजिए ये है राधा। ठीक है, राधा। अभी रॉबिन और राधा की शादी हुई थी और ये लोग गुजरात में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। लेकिन जो राधा थी, ये इनका जो नेटिव प्लेस था वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए पहले तो कुछ सालों तक इनमें जो इनका पारिवारिक जीवन था वो ठीक चला, लेकिन लेकिन जो रॉबिन है वो मान लीजिए कि किसी वजह से दारू शराब या अनाप शनाप चीजें बोलता रहा और दोनों जन में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा शुरू होते होते इतना बढ़ जाता है कि राधा डिसाइड करती है कि अब रॉबिन के साथ नहीं रहना है। ये गुजरात से कहाँ चली जाती है, मध्य प्रदेश, अपने परिवार के पास। ठीक है, अपने परिवार के पास चली जाती है। अब जो रॉबिन है, रॉबिन चाहता है कि राधा वापस आए, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को सुधारना नहीं चाहता है, जिसको देख करके राधा वापस नहीं आना चाहती है। तो रॉबिन ने क्या किया कि पहले राधा को डराने के लिए इसने एक लीगल नोटिस भेजा। ठीक है, राधा को डराने के लिए इसने क्या भेजा, लीगल नोटिस। ठीक है, लीगल नोटिस। इस लीगल नोटिस में क्या रहेगा कि भाई ये कहेगा कि 30 दिन का, 1 महीने का टाइम पीरियड है, आप हमारे पास आ जाओ, नहीं तो हम क्या करेंगे। अब देखो, चाहे रॉबिन चाहे तो इनसे डाइवोर्स ले सकता है या इनके ऊपर अलग तरीके की कोई केस फाइल कर सकता है। ठीक है, अलग तरीके का कोई केस फाइल, जैसे कि कह सकता है कि हम मेंटल टॉर्चर का मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर दूंगा। ठीक है, डराने धमकाने के लिए कुछ भी कह सकता है। क्योंकि अब अगर ये कोई भी केस अगर फाइल करता है, मेंटल टॉर्चर का केस करता है या कोई एलिगेशन लगाता है, तो उसके लिए रॉबिन को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अब बताओ ऐसी सिचुएशन में नोटिस किसने भेजा है, रॉबिन ने, और राधा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये केस कहाँ चलेगा, केस कहाँ जाएगा। तो देखो, जो लीगल नोटिस दिया है,
अगर राधा ने 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा, रॉबिन का जो वकील रहेगा वो मान लेगा कि राधा वापस नहीं आने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद रॉबिन केस करेगा। मान लेते हैं कि रॉबिन ने केस किया राधा के ऊपर मेंटल टॉर्चर का केस। कौन सा केस किया? मेंटल टॉर्चर। ठीक है, मेंटल टॉर्चर का केस किया है। ठीक है, मेंटल टॉर्चर का केस किया है। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना क्या है, EOUCHER होगा ना, EOUCHER, टॉर्चर। ठीक है, मेंटल टॉर्चर का केस किया। अब देखो ये मेंटल टॉर्चर का केस है तो भाई अब इस केस के लिए क्या राधा को मध्य प्रदेश से गुजरात जाना पड़ेगा? तो देखो ऐसी सिचुएशन में अगर राधा ये देख रही है कि मानते हैं कि राधा के पास एक उनका बच्चा है, चाइल्ड है, छोटा सा है वो भी बच्चा, और राधा अभी वर्किंग में है। तो अगर राधा इस केस से रिलेटेड मुद्दों को सुलझाने के लिए गुजरात जाती हैं तो इनका जो काम है उन्हें छोड़ना पड़ेगा, बच्चे की पढ़ाई पर इफेक्ट आएगा। तो राधा क्या कर सकती है ऐसी सिचुएशन में? एक एप्लीकेशन लगा सकती है, एक एप्लीकेशन लगा सकती है और कह सकती है माननीय गुजरात का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फैमिली कोर्ट रहेगा। अब देखो डिपेंड करता है कि रॉबिन ने कौन सा केस किया। अगर मेंटल टॉर्चर का केस किया है तो ये क्रिमिनल केस हो जाएगा, थोड़ा और वो चला जाएगा सेशन कोर्ट में। लेकिन डाइवोर्स का रहेगा तो फैमिली कोर्ट में। तो जिस भी कोर्ट में जाए यहाँ पर राधा क्या कर सकती है, एक एप्लीकेशन लगा सकती है और उसमें अपना रीजन बता सकती है कि ऑनरेबल कोर्ट को कि भाई हम जो है अभी वर्किंग में है, हमारा छोटा सा बच्चा है, हम जब इस केस से रिलेटेड मुद्दों को सुलझाने के लिए गुजरात आएंगे तो हमारे वर्क और बच्चे पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, स्कूलिंग पर उसके जो कि उसके स्कूलिंग पर इम्पैक्ट आएगा, उसका पढ़ाई नुकसान होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में ये मांग कर सकती हैं इस केस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, मध्य प्रदेश के कोर्ट में। तो गुजरात कोर्ट क्या करेगी? गुजरात कोर्ट राधा के डिमांड पर उनका जो केस है वो कहाँ ट्रांसफर कर देगी? मध्य प्रदेश कोर्ट में। तो वहां पर क्योंकि राधा वहीं की नेटिव है, वहीं की रहने वाली है, तो वो आराम से मध्य प्रदेश के जो फैमिली कोर्ट होगा या सेशन कोर्ट होगा, जहां पर जिस हिसाब का केस इसने रॉबिन ने किया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग राधा क्या कर सकती है, केस को हैंडल कर सकती है। क्योंकि अगर तुम्हारे ही शहर में है तो तुम्हें आने जाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज से तुम वाकिफ होगी और आराम से अपने काम के साथ साथ बच्चे के साथ साथ इस केस का भी फैसला किया जा सकता है। इतना क्लियर हुआ? तो बताओ क्या राधा को अपना केस लड़ने के लिए गुजरात जाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राधा को सिर्फ क्या लगाना है, एक एप्लीकेशन। अपने वकील से कहना है कि सर आप ऐसा एक एप्लीकेशन वहां पर डाल दीजिए उस कोर्ट में कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारा बच्चा है, यहाँ से हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं बार बार, इसलिए इस केस को कहाँ भेज दिया जाए, मध्य प्रदेश कोर्ट में भेज दिया जाए। बस केस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक है, तो फैमिली कोर्ट क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं पब्लिक कोर्ट क्या होता है। पब्लिक कोर्ट, पब्लिक कोर्ट देखो जैसे कोई भी मुद्दा कहाँ चलता है, कोई भी मुद्दा जैसे सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है, हाई कोर्ट में चल सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल सकता है। ठीक है, अब मान लो कि कोई जमीन का मुद्दा है, कई सालों से 10 सालों से दो पार्टी के बीच में, मैं दो पार्टी बना देता हूँ। ठीक है, दो पार्टी हैं, ये है मिस्टर अजय और ये है विजय। ठीक है, अजय और विजय, इन दोनों के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में जमीन का मुद्दा पिछले 10 सालों से चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख रही है कि भाई ये मुद्दा सलटने वाला है नहीं। अगर ये अजय और विजय आपस में ही क्या कर लें, सुलह कर लें, तो ये केस बंद हो जाएगा, कोर्ट का टाइम बचेगा और इनका पैसा भी खर्चा नहीं होगा। ठीक है, तो हर साल ऐसे जितने भी मामले होते हैं
उस मामले में समझौता करवाने के लिए, अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेटलमेंट करवाने के लिए हर साल एक अलग से कोर्ट बैठाती है, अलग से जजों की बेंच बैठाती है, जिसे कहा जाता है पब्लिक कोर्ट। पब्लिक कोर्ट, पब्लिक कोर्ट में क्या होता है? सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट। अच्छा, ये सेटलमेंट कौन से टाइप का कौन से टाइप के केस का होगा? क्या क्रिमिनल केस का होगा या सिविल केस का? तो भाई देखो, सिविल केस का होता है, क्रिमिनल केस का नहीं, ठीक है, क्रिमिनल केस का नहीं होगा, ये सिर्फ होगा सिविल केस का। यानी ऐसा मैटर जो जमीन से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, ऐसे मुद्दे पर सेटलमेंट किया जा सकता है। अब मान लो कि किसी ने किसी का रेप कर दिया है और उसका केस पिछले 10-15 सालों से चल ही रहा है, तो उस पर क्या तुम सेटलमेंट करवाओगे? नहीं, ठीक है, उस पर सेटलमेंट नहीं होगा। लेकिन जमीन से रिलेटेड मुद्दा है तो उस पर सेटलमेंट किया जा सकता है। क्यों लड़ रहे हो आपस में भाई? जो जिसको लेना है उतने पर सेटलमेंट कर लो, बाकी अपना भी टाइम बचाओ, कोर्ट का भी टाइम बचाओ। समझ में आया? ओके। तो पब्लिक कोर्ट किस लिए बनाया जाता है? सेटलमेंट के लिए। हर साल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों कोर्ट में जहां देखा जाता है कि ऐसा कोई केस बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, दोनों पार्टियों के बीच में समझौता करवाने के लिए एक अलग से जजों का बेंच बनाया जाता है, और वो लोग उसी केस को, दोनों पार्टी को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आपस में समझौता कर लो। समझ में आया? अच्छा, समझौता करने के बाद मान लो कि अजय और विजय ने आपस में समझौता कर लिया। बाद में अजय को किसी ने आकर के चढ़ा दिया, अरे तुमको तो कम जमीन मिला है। तो क्या ये अजय वापस से जाकर के किसी कोर्ट में केस को रीओपन करवा सकता है? नहीं। तो एक बार अगर कोई मैटर पर समझौता हो गया तो हम किसी भी कोर्ट में जाकर के केस को रीओपन नहीं करवा सकते हैं। मतलब वी कैन नॉट अपील अगेंस्ट द पब्लिक कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, कैन नॉट अपील अगेंस्ट पब्लिक कोर्ट ऑर्डर। समझ में आया? क्यों नहीं अपील कर सकते? क्योंकि ये जो समझौता हुआ था आप दोनों की सहमति से हुआ था। ऐसा नहीं कि पहले तुम सहमत हो जाओ और बाद में फिर से केस कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार अगर समझौता हो गया तो दोबारा उस केस को रीओपन नहीं किया जाएगा। तो पब्लिक कोर्ट क्या होता है, समझ में आ गया? पब्लिक कोर्ट कोई अलग से कोर्ट नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही जजों को बिठा दिया जाता है कि भाई ऐसे मामले जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, अगर वो कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है, नॉर्मल सिविल मैटर है, तो उसको आपस जो दो पार्टियां हैं उनमें समझौता करवाने की कोशिश करो, ताकि उनका भी टाइम बचे, पैसा बचे, और कोर्ट का भी टाइम बर्बाद ना हो। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम समझ लेते हैं कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होता है। तो देखो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, अच्छा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए? यूपीएससी के लिए। यूपीएससी क्लियर करेंगे, यूपीएससी क्लियर करेंगे और फर्स्ट 100 में आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? आईएएस। आईएएस को और हम क्या किस नाम से जानते हैं? डीएम, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं समरड़हालय। क्या कहते हैं? समरड़हालय, ठीक है, समरड़हालय। मजिस्ट्रेट को क्या कहते हैं? समरड़हालय। तो यहाँ पर समरड़हालय कहो या कलेक्ट्रेट ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस, कलेक्टोरेट ऑफिस। अच्छा, जो आईएएस होता है उसे कलेक्टर क्यों कहा जाता है? कलेक्टर वो क्या कलेक्ट करता है ऐसी चीजें? तो जब यहाँ पर हमारे देश में ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का राज, तो उसी वक्त से जब वो आईएएस वगैरह का पोस्ट बनाया जाता था, यानी जो टैक्स को कलेक्ट करता था ना, टैक्स को गांव गांव के हर एक गांव से जमीन से रिलेटेड टैक्स को जो कलेक्ट करता था, उसे लोग कहते थे कलेक्टर। उसे क्या कहते थे? कलेक्टर।
तो यही कलेक्टर आज के टाइम पीरियड में क्या बन चुके हैं? आईएएस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डीएम के पास भी अपनी कुछ पावर होती है, शक्तियां होती हैं कि वो जमीन से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर अपनी राय विचारधारा दे सकते हैं, वहां पर थोड़ा जजमेंट दे सकते हैं। अगर उस जजमेंट से दो पार्टियां जो पार्टी के बीच में विवाद है, अगर उस जजमेंट से खुश नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट में हायर कोर्ट पर जाए, नहीं तो डीएम के सलाह पर भी लैंड का जो डिस्प्यूट है उसे सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आया? ओके, तो बताओ जो डीएम होगा उसके पास, हम जान रहे हैं कि भाई वो कलेक्टर होता है, लैंड से रिलेटेड टैक्स को कलेक्ट करता है, तो किस प्रकार के लैंड की इंफॉर्मेशन रहेगी इसके पास? जितने भी गवर्नमेंट लैंड होंगे, गवर्नमेंट लैंड, सरकारी जितनी भी जमीन होगी ना, उन सब का हिसाब किताब किसके पास रहता है? डीएम के पास रहता है। तो अगर कोई तुम्हारा दोस्त डीएम है और किसी सरकारी जमीन से कोई प्रोजेक्ट जाने वाला है, तो उसे सबसे पहले पता चल जाएगा भाई इस जमीन से क्या जाने वाला है, कोई प्रोजेक्ट निकलने वाला है। समझ में आ रहा है? कोई प्रोजेक्ट निकलने वाला है। तो देखो, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे सरकारी जमीन ना खाली पड़े रहते हैं, उस पर कुछ काम नहीं होता है, उस पर कुछ काम नहीं होता है। तो अगर आप चाहो तो डीएम के पास जा करके उन्हें रिक्वेस्ट करके इस जमीन को आप लीज पर ले सकते हो, लीज पर, और कह सकते हो कि आईएएस जो भी वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कि सर हमें 10,000 पर ईयर, 10,000 रुपया पर ईयर लीज पर ये जमीन दे दीजिए, हम यहाँ पर मछली पालन करेंगे या गौ पालन करेंगे या जो है भैंस पालेंगे या कुछ भी करेंगे, और आपको हम हर साल क्या देते रहेंगे? टैक्स देते रहेंगे। तो मेजरली क्या हो जाता है कि जैसे लोगों के पास आइडियाज होते हैं, बट जमीन न होने की वजह से या बहुत अधिक पैसा न होने की वजह से वो अपने बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, अगर वो समझदार रहेगा तो समझेगा कि जमीन खाली पड़ी हुई है, अभी कोई प्रोजेक्ट भी नहीं आने वाला है, और सरकारी जमीन है, अगर मैं इन्हें दे दूंगा, मान लो कि मिस्टर रॉबिन है, रॉबिन को अगर दे दूंगा तो ये हमें सालाना का 10,000 रुपया भी देंगे और मेरे जमीन का यूज भी होते रहेगा, इससे कोई अवैध कब्जा भी नहीं करेगा। नहीं तो बहुत लोग क्या होता है कि मान लो ये सरकारी जमीन है और यहाँ पर किसी का खेत है, तो धीरे 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 काटते 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 पूरा सरकारी जमीन अपने खेत में मिला लेगा। समझ में आ रहा है? तो हम मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम या कलेक्टर के पास जा करके सरकारी जमीन को लीज पर ले सकते हैं और डीएम लीज पर वो जमीन दे सकता है हमें। इतना क्लियर हुआ? अब समझते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, कौन सा हो गया? ठीक है, 4। फास्ट ट्रैक कोर्ट, देखो नाम ही है फास्ट ट्रैक, यानी किसी ऐसे मामले को जिसे बहुत जल्दी से सुलझाना हो। अब जैसे कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो ऐसे मामले रहते हैं, 16-16 हजार, कई करोड़ केसेस पेंडिंग है। समझ में आ रहा है? करोड़ों में केसेस पेंडिंग में रहते हैं। तो ऐसे में ही जैसे कोई ऐसा मामला आ गया, जैसे निर्भया का मामला आया था दिल्ली, जो निर्भया रेप कांड हुआ था, ऐसा मामला आता है जो पूरे देश को हिला कर रख दे। और अगर ऐसे मामले में कोर्ट कोर्ट जल्दी फैसला ना दे तो लोगों का क्या विश्वास जुडिशरी पर रह जाएगा। वैसे भी धीरे धीरे जुडिशरी पर विश्वास लोगों का खत्म होते जाता है ना? हर लोग कोर्ट से बचने की कोशिश करते हैं। तो जब कोई जघन्य अपराध हो जाए और उसमें सुनवाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ जजों को नियुक्त करते हैं और कहते हैं कि आप सिर्फ इन्हीं मामलों को देखेंगे और जल्दी से जल्दी क्या देंगे? इसका वर्डिक्ट देंगे, सॉल्यूशन देंगे, अपना निर्णय देंगे। ठीक है? तो किसी इंपॉर्टेंट या सीरियस मैटर पर जब अधिक समय तक सुनवाई की जाती है, उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या हर मामले पर बनता है? नहीं, इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट या कोई सीरियस मैटर हो, सीरियस मैटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट या सीरियस मैटर। जैसे मैंने कह दिया था
रेप वाला, ठीक है, निर्भया, निर्भया रेप, तो निर्भया रेप हो गया। या कोई सीरियस मैटर, जैसे कोई आतंकवादी हमला हुआ हो और उसमें कोई आतंकवादी पकड़ाया हो, जैसे अजमल कसाब, अजमल कसाब, तो इसके मामले की सुनवाई करने के लिए क्या बनाया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्द से जल्द निपटारा करो इसके लिए, समझ आ रहा है। फिर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमको देखा जाता है कि जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई मामला जाता है तो 6 महीने के भीतर भीतर वो सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन उससे अधिक समय भी लग जाता है, समझ में आया? ओके। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या कोई अलग से कोर्ट होता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ही रहते हैं जो किसी पर्टिकुलर मामले को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें जल्दी सोल्यूशन देना है। क्लियर है? अब समझते हैं ट्रिब्यूनल क्या होता है। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल किसी स्पेसिफिक मैटर की जांच के लिए बनाया जाता है, ठीक है। उसमें भी क्या होते हैं, जजेस भी होते हैं, कभी कभी जो रिटायर्ड जज होते हैं वो वर्किंग करते हैं। जैसे तुमने नाम सुना होगा स्पेसिफिक मैटर पर, मैं यहाँ लिख दूं स्पेसिफिक मैटर, जैसे जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल एनजीटी, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा रहेगा वो कहाँ जाएगा, एनजीटी के पास। पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी मुद्दा कहाँ जाएगा, एनजीटी के पास। तो एनजीटी का काम ही है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है तो कितना जो पीपीपी है, पार्टिकुलेट मैटर है, पीपीएम कितना बढ़ चुका है, कितना कंट्रोल रहना चाहिए, दिल्ली को बंद करना है, नहीं बंद करना है, चालू रखना है, सारा का सारा मामला जो है। मुंबई में पेड़ काटे जा रहे हैं तो उस पर क्या करना चाहिए, पूरे देश में पेड़ों की कटाई कैसी हो रही है, एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर किसी ने केस किया, किसी ने पीआईएल दायर किया तो सारा का सारा मामला कहाँ जाएगा, एनजीटी के पास जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। वैसे ही जैसे अगर जीएसटी को लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जीएसटी, है ना, जीएसटी, तो जीएसटी के लिए बनाया गया था जीएसटी ट्रिब्यूनल, जो टैक्स से रिलेटेड है, जो की जांच करती है, जीएसटी ट्रिब्यूनल। भाई क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, तो अगर किसी की कोई क्वेरी रहेगी, कुछ भी रहेगा, नहीं समझ में आता है तो उसका मामला कौन देखेगी, जीएसटी ट्रिब्यूनल देखेगी। उसी तरीके से दो राज्यों के बीच में नदियों को लेकर के विवाद हो जाता है तो रिवर लिंकेज ट्रिब्यूनल, है ना, रिवर को लेकर के रिवर लिंकेज ट्रिब्यूनल, नदियों को लेकर के विवाद को सुलझाने का काम कौन करेगा, रिवर लिंकेज ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल तभी बनाया जाता है जब कोई स्पेसिफिक मैटर हो, जैसे एनवायरमेंट हो गया, टैक्स हो गया, रिवर हो गया, इन सब मामले पर कौन जांच करती है, ट्रिब्यूनल जांच करती है। क्लियर हुआ? देखो अब एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है हमेशा, स्टे ऑर्डर। क्या यूज होता है, स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर, ऑर्डर। देखो स्टे ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं है, किसी भी केस पर होल्ड लगा देना, मतलब किसी भी मैटर पर होल्ड का ऑर्डर पारित कर देना, होल्ड ऑर्डर, होल्ड ऑर्डर ऑन एनी मैटर। किसी भी मैटर पर अगर होल्ड ऑर्डर पारित हो गया कोर्ट के द्वारा तो उसे हम कहेंगे स्टे ऑर्डर। तो स्टे ऑर्डर कहाँ कहाँ लग सकता है, तो हमारे पास तीन तरीके की, तीन स्तरीय जुडिशरी है हमारे पास, 3 लेयर। कौन कौन सा, सबसे ऊपर सबका पप्पा है सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे है हाई कोर्ट और उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो और उस पर रोक लगाना है तो उस पर रोक कौन लगाएगा, हाई कोर्ट रोक लगाएगा, उस पर रोक हाई कोर्ट लगाएगा, समझा, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकता है, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट को इतना जो है टाइम थोड़ी कि वो हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आकर के देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले पर रोक लगाने का अधिकार किसके पास है, हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कोई चला गया कि सर
ये गलत हो रहा है, वहां पर ऑर्डर, स्टे ऑर्डर चाहिए, तो उसके मामले पर रोक लगाएगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकता है। समझ आ रहा है? कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकता है। या हम यूं कहें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया, वर्डिक्ट यानी निर्णय दे दिया। निर्णय, क्या निर्णय दिया? मान लो ये है मिस्टर रॉबिन, और मिस्टर रॉबिन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के खेत से खीरा चोरी कर लिया था। खीरा, जज पगला गया, बोला खीरा हो या हीरा, चोरी चोरी होता है, कि मिस्टर रॉबिन को फांसी दे दो। तो भाई मिस्टर रॉबिन कहेंगे बताओ खीरा चोरी किया हूं, मुझे फांसी दे रहा है, कहाँ चले जाएंगे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का जज कहेगा स्टे, अभी इन्हें फांसी नहीं दिया जाएगा, पहले हम मामले की सुनवाई करेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कि हाई कोर्ट में ये केस इनका चल ही रहा था, तभी पता चला कि हाई कोर्ट का जो जज था वो केस सुन रहा था, उसका ट्रांसफर हो गया, और एक दूसरा जज आया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज का दोस्त निकला, इसने भी इनको कह दिया हाँ हाँ हीरा चोरी किया तो क्या हुआ, चोरी चोरी होता है, फांसी दे दो। तब तो भागे भागे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जज कहेगा अच्छा चोरी चोरी होता है, पहले लगाओ स्टे ऑर्डर, उनको फांसी नहीं दी जाएगी, हम केस को सुनेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कह दिया कि खीरा चोरी चोरी होता है, इनको भी फांसी दे दो, तब ये कहीं नहीं जाएंगे, ये सीधा फांसी पर चढ़ जाएंगे। अब इनके पास एक आखिरी मौका बचता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ने अगर इन्हें क्षमा कर दिया तो ये बच जाएंगे, नहीं तो फांसी पर चढ़ जाएंगे। समझा? तो स्टे ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट पर रोक लगा देना स्टे ऑर्डर कहलाता है। समझा? रोक लगा देना स्टे ऑर्डर कहलाता है। इतना क्लियर है? अब चलो हम लोग कोर्ट से रिलेटेड या इस जुडिशरी से रिलेटेड कुछ ना टर्मिनोलॉजी को समझ लेते। ठीक है? ओके। क्या टर्मिनोलॉजी होती है? कई बार सुना होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी कई बार सुना होगा ना कि भाई लॉयर है कि एडवोकेट है कि बैरिस्टर है। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ लॉयर। ठीक है? लॉयर, फिर यहाँ लिख देता हूँ बैरिस्टर। बैरिस्टर, और फिर यहाँ लिख देता हूँ एडवोकेट। एडवोकेट, पहले तीन को समझते हैं फिर आगे चलेंगे। तो देखो लॉयर, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने कर लिया डिग्री, ठीक है, आपने कर लिया डिग्री। डिग्री मतलब मान लो बीएससी की डिग्री कर ली, ठीक है, या बीए की डिग्री कर ली, ठीक है, बीएससी या बीए की डिग्री कर लिया, आप एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएससी एग्जाम देने के लिए। ठीक है? तो आपको डिग्री कर लेने के बाद क्या कोई टैग लाइन मिलता है? नहीं मिलता है। अगर अमूमन आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स की डिग्री नहीं की है, जैसे मेडिकल में ही आपने BAMS कर लिया, BAMS, तो BAMS क्या है? ये भी एक डिग्री है। ठीक है, डिग्री है। आपके आगे लग जाता है डॉक्टर का टैग। वैसे ही लेकिन आप अभी डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप अपना क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं, आपके नाम के आगे सिर्फ लगा है डॉक्टर। वैसे ही जब कोई LLB की डिग्री पूरी कर लेता है, 3 साल की डिग्री होती है ना, 3 साल की डिग्री जब पूरी कर लेता है तो वो कहलाता है लॉयर। वो क्या कहलाएगा? लॉयर। लॉयर। और यही LLB 3 साल की डिग्री अगर कोई इंग्लैंड से करके आता है, इंग्लैंड से, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बैरिस्टर। कहलाएगा बैरिस्टर। तो गांधी जी कहाँ से पढ़ के आए थे? इंग्लैंड से, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? बैरिस्टर। बैरिस्टर। लेकिन 3 साल की LLB की डिग्री अगर किसी ने इंडिया में ली तो उसे क्या कहेंगे? लॉयर। उसे कहेंगे लॉयर। आप देखो ये लॉयर, ये किसी कोर्ट में जाकर के केस नहीं लड़ सकता है। बैरिस्टर
किसी कोर्ट में जाकर के केस नहीं लड़ सकता है, लेकिन एडवोकेट होता है वो कोर्ट में जाकर के केस लड़ सकता है। तो भाई एडवोकेट के पास या एडवोकेट बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो देखो, पहले तो तुम लॉयर बन चुके हो, यानी तुमने एलएलबी कर लिया है या तुम बैरिस्टर हो। अब तुम्हें देना होगा एक एग्जाम। कौन सा एग्जाम? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। देखो, दो चीजें होती है, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एक बार काउंसिल ऑफ स्टेट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट। अगर तुमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया तो एग्जाम क्लियर करने के बाद तुम्हें मिलेगा लाइसेंस, और तुम्हारे नाम से एक लाइसेंस आ जाएगा और तुम भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर के केस को लड़ सकते हो और तुम कहलाओगे एडवोकेट। क्या कहलाओगे? एडवोकेट। अगर तुमने बार काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब किसी भी राज्य, मान लेते हैं कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के बार काउंसिल का एग्जाम दिया और उसको क्लियर किया, तो वहां से आपकी एक आईडी बन के आएगी, जहां पर आपका फोटो, नाम, इंफॉर्मेशन और यहाँ बार काउंसिल ऑफ स्टेट का ठप्पा रहेगा, और आप महाराष्ट्र के किसी भी कोर्ट में जाकर के केस को लड़ सकेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करने पर भारत के किसी भी कोर्ट में आप जाकर के आप केस लड़ सकते हो, लेकिन स्टेट का देने पर जिस स्टेट का एग्जाम दिए रहोगे उसी में। ये सेम वैसे ही है जैसे यूपीएससी, यूपीएससी और पीसीएस। देखो, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करोगे तो आप भारत के किसी भी राज्य में आईएएस या आईपीएस बन सकते हो, लेकिन पीसीएस क्या होता है? पीसीएस स्टेट सर्विसेज होता है, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस। तो यूपी पीसीएस दिया तो उससे भी आप आईएएस पीसीएस बनोगे, लेकिन आप उसी उत्तर प्रदेश के ही राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य के ही आईएएस या पीसीएस बन सकते हो, लेकिन यूपीएससी के जरिए आप भारत के किसी भी राज्य में। तो सेम वैसे होता है बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बीसीएस यानी बार काउंसिल ऑफ स्टेट। समझा? मैं दिखा देता हूँ। देखो, एग्जाम देने के लिए क्या करना पड़ता है? बस कुछ नहीं, साइड पे जाओ, जैसे तुम्हारा एलएलबी की डिग्री कंप्लीट हो गई तो यहाँ लिख लो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, साइट आ जाएगा। देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा ओपन कर लेंगे तो यहाँ पूरा दिया रहेगा। अब आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम देना है आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, समझा रहेगा? देखो, एग्जामिनेशन ये सब लिखा हुआ है, अबाउट काउंसिल क्या है क्या नहीं है, क्लियर है? देखो, स्टेट बार काउंसिल भी है, तो आपको स्टेट का देना है या पूरे इंडिया लेवल पर देना है, आप यहाँ से फॉर्म फिल करके एग्जाम दे सकते हो, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और मतलब कि आपका आईडी आएगा। मैं दिखा देता हूँ कैसा आईडी आएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आईडी कार्ड, देखो दिखाई दे रहा है। मान लो ये इनका ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये स्टेट का है, बार काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ इनका पूरा नाम है, आईडी वो है, और उसके बाद ये स्टैंप है। और जैसे ये बार काउंसिल ऑफ यूपी, ये इनके पास आईडी आ गई। अब ये क्या बन गई? एडवोकेट। अब ये अपने नाम के आगे लॉयर नहीं लिखेंगी, ये कहलाएंगी एडवोकेट, क्योंकि जैसे एलएलबी की डिग्री ली, ये तो लॉयर हो चुकी थी, लेकिन अब क्या कहलाएंगी? अब कहलाएंगी एडवोकेट। तो लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट में फर्क समझ में आ गया। अब एक समझ लेते हैं हम लोग कि प्लीडर क्या होता है। प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कई बार सुना होगा ना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब आप बोलिए, जज कहता होगा। हाँ, तो प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? प्लीडर और होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देखो, प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को समझने के लिए हमें कोई एक केस समझना होगा। ठीक है, कोई एक केस समझना होगा। मान लेते हैं कि किसी के मर्डर का केस चल रहा है। ठीक है, अब मर्डर का जब केस चल रहा है तो इसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक जिसने मर्डर किया होगा और एक जिसका मर्डर हुआ होगा।
जिसका मर्डर हुआ होगा उसके घर वाले आरोप लगाएंगे जिसने मर्डर किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1 जन और यहाँ कर देता। ये मान लो कि ये राधा है, राधा, और राधा के भाई का मर्डर कर दिया किसने? रॉबिन ने। ठीक है, राधा के भाई का मर्डर कर दिया रॉबिन ने। तो राधा ने रॉबिन पर क्या लगाया? एलिगेशन लगाया। राधा ने इल्जाम लगाया, इल्जाम लगाया कि रॉबिन ने मेरे भाई को मार दिया है। तो भाई अब रॉबिन ने मारा है या नहीं मारा है, इस बात को प्रूफ करने के लिए रॉबिन अपना लॉयर करेगा। तो रॉबिन क्या हो गया? अभी ये हो गया है आरोपी। आरोपी अभी आरोपी है, मतलब इसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो आरोपी हो गया है। और ये है राधा, क्या है? आरोप लगाने वाली, आरोप लगाने वाली। ठीक है, आरोप लगाने वाली। तो दोनों की तरफ से वकील आएंगे, एडवोकेट आएंगे। तो देखो, राधा का जो एडवोकेट होगा, एडवोकेट ये कहलाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, राधा का एडवोकेट क्या कहलाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और रॉबिन का जो एडवोकेट होगा ये कहलाएगा लीडर। लीडर समझ में आया? लीडर समझ में आया? लीडर का मतलब होता है गुनहगार का वकील या जो अक्यूज्ड का वकील। ये अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड। इसको रॉबिन क्या हो गया? अक्यूज्ड। अक्यूज्ड, तो अक्यूज्ड का जो वकील होगा उसे हम कहेंगे प्लीडर। और जिसने आरोप लगाया है यानी कंप्लेनेंट का जो वकील है, इसने कंप्लेन की है, कंप्लेनेंट, तो कंप्लेनेंट का वकील क्या कहलाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, समझ में आया इतना? बहुत बढ़िया। अब एक और टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, कई बार कंफ्यूजन में आता है, जज और मैजिस्ट्रेट, है ना? जज होता है और मैजिस्ट्रेट। अब देखो, पहले सिंपल सी बात कर लेते हैं भाई। जैसे त्रिस्तरीय लेवल पर हमारा सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं, है ना? तो सुना हुआ है। अब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो एकदम लो लेवल का होता है, हमारे जिले में होता है। लेकिन एक मान लो ये जिला है जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला है। जौनपुर जिले में कई सारे गांव होंगे, है ना? कई सारे गांव होंगे, विलेजेस। तो मैं ये कर देता हूँ A B C D, कई सारे विलेजेस हैं। अब देखो, इन सारे विलेजेस में जितने भी केसेस होते होंगे वो तो अमूमन जाते होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरा का पूरा पहले क्या हो जाता होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्राउड बढ़ जाएगी, है ना? तो इसी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही कुछ सब ब्रांचेस खोले जाते हैं, सब ब्रांचेस। ठीक है कि भाई थोड़ा सा मैटर आप देख लो, थोड़ा सा मैटर आप देख लो, थोड़ा सा मैटर आप देख लो। तो इन जो सब ब्रांचेस में जो उन केस को सुनने के लिए बैठता है उसे हम कहते हैं मजिस्ट्रेट। तो देखते हैं कि जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर लैंड से रिलेटेड कोई मामला है, मुद्दा है, तो उस मुद्दे पर डीएम यानी आईएएस भी अपना वर्डिक्ट दे सकता है। ठीक है, आईएएस भी अपना वर्डिक्ट दे सकता है। लेकिन आईएएस जो है वो क्रिमिनल केस में कोई भी वर्डिक्ट नहीं देगा। ठीक है, सिविल मैटर हो गया, जमीन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई मुद्दा हो गया, तो उसमें आईएएस अपना निर्णय सुनाएगा। लेकिन अगर किसी ने किसी को चाकू मार दिया है, किसी ने किसी का गला काट दिया है, किसी ने हाथ पैर तोड़ दिया है, तो ऐसे मैटर में डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो फिर सीधा चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के
जज के पास। समझा? तो मजिस्ट्रेट के पास पावर कम होती है, ये सिविल मैटर को हैंडल कर सकता है, लेकिन जो जज होता है जज, वो सिविल के साथ साथ क्रिमिनल मैटर को भी हैंडल कर सकता है। समझ में आया? देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही सब ब्रांचेस में जो केस को सुनता है उसे हम कहते हैं मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट अमूमन सिविल कोर्ट को देखता है, छोटे मुद्दों को देखता है, ताकि अगर ये छोटे छोटे मुद्दे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्राउड हो जाएगा। इसलिए क्राउड से बचने के लिए जो नॉर्मल मैटर है, किसी ने किसी का मुर्गी चुरा लिया, केस कर दिया, किसी ने भैंस खोल के लेके चला गया, केस कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट देख लेता है उन मुद्दों को। समझ में आया? तो बताओ, अगर पूछेगा कि जज के पास ज्यादा पावर या मजिस्ट्रेट के पास, तो जज के पास ज्यादा पावर होती है। जज क्रिमिनल प्लस सिविल दोनों मैटर्स को देख सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर को देखेगा। इतना क्लियर है? अब देखो, यही मजिस्ट्रेट गांव में है, जैसे गांव एरिया है तो मजिस्ट्रेट कहलाएगा, शहर एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। मेट्रोपॉलिटन मतलब ऐसा कोई भी शहर जहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो, उसे हम मेट्रोपॉलिटन। ठीक है? नॉर्मल तौर पे हमें बस ये जज और मजिस्ट्रेट क्या होता है इतना याद रखना। जज सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर को देख लेता है, लेकिन मजिस्ट्रेट सिर्फ सिविल मैटर को देखेगा, उसके पास पावर कम होती है। याद रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट याद रखना। हमारा आईएएस जो होता है, आईएएस भी एक तरीके का मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन क्या आईएएस के पास जज जैसी ताकत होती है? नहीं, जज जैसी ताकत नहीं। तो आई होप ये सारे का सारा जो मैटर है ये क्लियर हो गया होगा, हर एक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। ठीक है? हमारा यहाँ पर जो पार्ट 5 था, पार्ट 5 बोलो, पार्ट 6 है ना, वो पूरा क्या होता है, क्लियर हो गया? तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी नेक्स्ट।